हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चल रहा 500 महत्वपूर्ण प्रश्न का, तो आज की क्लास में हम करेंगे पार्ट 7 के बारे में। इसके पीछे की जितनी भी क्लासेस है, जिन बच्चों ने नहीं की है वो सारे बच्चे जाके कर लेंगे, ठीक है। और एक बार सभी बच्चे लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी बच्चे अभी नहीं आए हैं सारे बच्चे आ जाए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, सबसे पहला आपका क्वेश्चन होता है मैम ये किस बोर्ड के लिए है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप चाहे बिहार के हो, यूपी के हो, राजस्थान के हो, झारखंड के हो, ठीक है, कहीं के भी हो, एमपी के हो, जहां पे आपका एनसीईआरटी है सिलेबस, उन सभी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन है। हाँ, बस फर्क इतना होता है बेटा, किसी किसी बोर्ड में बस एक क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन वही रहेगा, बस पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आ चुके होंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पार्ट 7 है। इसके पीछे का जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, अब आप सभी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारे क्लासेस को आप देखेंगे, ठीक है। और लिंक को शेयर भी करेंगे ताकि सभी बच्चे देखें। उन सभी बच्चों के पास ये पहुंचना चाहिए। अगर आप 500 महत्वपूर्ण प्रश्न को ईमानदारी से कर लेते हो, अच्छे से तैयार कर लेते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस या 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो, 500 कहना आपको लग ही रहा है भाई, 500 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 500 क्वेश्चन कुछ होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक सब्जेक्ट में किसी में आपको 750 है, किसी में 650 है, किसी में 500 है, तो ये बहुत मायने रखते हैं। कुछ भी नहीं पढ़े हो, यही पढ़ लो और अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से तैयार कर लो, तो यही आप अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन पढ़ोगे तब, ठीक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का वाहक है। फाइलेरिया रोग का वाहक है। नर क्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफिलिस मच्छर, मादा क्यूलेस मच्छर, मादा एनेफिलिस मच्छर। एक चीज आप ध्यान देना, हमें कोई भी बीमारी होती है ना, चाहे बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी जो हमारी सिम्टम्स होती है, कोई भी जो हमारा रोग होता है, वो रोग हमें कहाँ से होता है? ज्यादा से ज्यादा मच्छर काटने से होता है। और मच्छर कौन सा, मेल या फीमेल? तो ध्यान देना, मेल मच्छर, सॉरी फीमेल, ठीक है, फीमेल के काटने से, यानी मादा मच्छर हमें काटते हैं। देखो, चाहे आपको डेंगू हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, ये हम कहते हैं भाई मच्छर ने काट दिया, हमें डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। तो उस मच्छर की प्रजाति में किसने काटा, नर काटा या मादा काटी? हमेशा ध्यान देना, कौन काटेगी? मादा मच्छर काटती है, ठीक है। तो फाइलेरिया रोग का वाहक है नर क्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफिलिस मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर या मादा एनाफिलिस मच्छर। तो बताइए कौन है? बताइए बताइए सब। देखो, मैं क्या बोलती हूँ, गलत ही बताओ आंसर, लेकिन बताओ, कोशिश करो बताने की। ये नहीं कि हाँ नहीं आ रहा है मैम, क्या करें, नहीं आ रहा है कुछ ना बोले। गलत ही आ रहा है गलत बताओ, सही आ रहा है सही बताओ, नहीं समझ में आ रहा है तुक्का ही मार दो, क्या पता तुक्का तुम्हारा सही लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर जो हो गया होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी मादा क्यूलिक्स मच्छर। ये जो मादा क्यूलिक्स मच्छर होती है, ये फाइलोरिया रोग का वाहक होता है, जिसको हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन, यानी रोग वाहक, रोग कारक। रोग वाहक, रोग कारक क्या होगा? जो हमें रोग फैलाते हैं। क्या करते हैं? जो हमें रोग फैलाने का कार्य करते हैं। तो कौन हो जाएगा? मादा क्यूलिक्स मच्छर। कौन है बच्चा? मादा क्यूलिक्स मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, कवक है। एंट अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। बताइए, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। तो बेटा जो एंट अमीबा है, हमेशा ध्यान देना, क्या होते हैं? प्रोटोजोआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का सी। सेकेंड का क्या हो जाएगा? सी। जो एंट अमीबा क्या है? वो प्रोटोजोआ होते हैं। क्या होंगे? प्रोटोजोआ होते हैं। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको हम कहेंगे HIV। HIV।
तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रोको वायरस, इन्फ्लुएंजा या उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से पल्स विषाणु कौन है भाई? इन सभी में से आपको पल्स विषाणु कौन से दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब ये एक चीज बेटा आपने ये रिवीजन करने हैं, या आप तो ये क्लास में तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बता रहे हो, लेकिन मैं बहुत फास्ट कराऊंगी ताकि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कर ले। ओके, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्लास को वापस से दोबारा देखोगे और वापस से चीजों को समझोगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है उसे कहते हैं एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, क्या कहलाता है? एलर्जन कहलाता है, टीका कहलाता है, एंटीबॉडी कहलाता है, या एंटीजन कहलाता है? क्या कहलाता है? एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। बताइए बेटा। तो करेक्ट आंसर चौथे का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी तंत्र के रूप में अनुक्रिया कोई करता है तो वो क्या करता है? एंटीबॉडी करता है। क्या करेगा? एंटीबॉडी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एंटीबॉडी। क्या होगा? एंटीबॉडी। नेक्स्ट, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। हिस्टामीन है, सीरोटोनिन है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, हिस्टामीन है, सीरोटोनिन है, ऑप्शन नंबर ए और बी है, या इनमें से कोई नहीं? बेटा पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर फटाफट सभी बच्चे बताओगे। सभी बच्चे करेक्ट आंसर बताओगे। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, तो बेटा पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टामीन। क्या होगा? हिस्टामीन। अब मैं जो बच्चे बीच बीच में बात कर रहे हैं या जो बोलते हैं मैम मेरा बैकलॉग हो गया, कैसे रिवीजन करें, है ना? देखो, आपके पास कोई भी कारण रहा हो, या आपकी गलती रही हो, या आपकी कोई प्रॉब्लम रही हो, जो भी प्रॉब्लम थी, जिस भी कारणवश आपने तैयारी नहीं की बोर्ड एग्जाम की, लेकिन अब आपकी जो दिल की धड़कन है वो तेज हो गई है, नहीं भाई अब तो सितंबर गया, आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर तो कुछ हद तक ठीक होता है, जनवरी आ जाती है एकदम ठिठुरन वाले ठंडी ना, जनवरी में भाई बस बिस्तर में से, रजाई में से निकलने का मन नहीं करता। तो अब हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं रह गया। कुछ बच्चों का जनवरी से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ का फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम क्या करें? अब तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमारा बैकलॉग हो चुका है ना, पीछे की चीजें सारी छूट गई है। अब मैं अपना आगे देखूं कि पीछे देखूं, या मैं रिवीजन करूं, मैं क्या करूं? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप सभी बच्चे के मन में ये चल रहा होगा। बताओ चल रहा है कि नहीं, हाँ या ना? क्या किन किन बच्चों के ऐसी प्रॉब्लम है? आप लोग यहाँ कमेंट नहीं करोगे, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करोगी, ताकि मुझे पता चले कि ऐसी किन किन बच्चों के पास प्रॉब्लम है। जो बच्चे इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अब बोर्ड एग्जाम पास हो गया, मेरी तैयारी एकदम जीरो है, या तैयारी हुई है लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक, तो मैं उन सभी बच्चे को बता देना चाहती हूँ, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। आप सभी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी क्या है कि आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वरदान साबित होगी। क्या वरदान साबित होगी? वरदान 3.0 बैच। कौन सी? वरदान 3.0 बैच। ये बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने ही वाली है ना। बहुत जल्द का मतलब अब बहुत ज्यादा देरी नहीं होगी बच्चे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है मुझे रिवीजन करना है, या मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो उन सभी बच्चे को मैं बता देना चाहती हूँ कि ये वरदान 3.0 बैच में आपकी
अब से लग जाओ, अब से तैयारी स्टार्ट कर दो। तो इनमें आपकी जो तैयारी है चैप्टर 1 से पूरी तैयारी है। अब बताओ ये आपको मौका कहाँ मिलेगा? अगर आप अपनी स्कूल टीचर से बोलोगे सर मुझे स्टार्टिंग से पढ़ा दो, वो नहीं पढ़ाएगा। किसी आप कोचिंग वाले से बोलोगे सर मुझे स्टार्टिंग से पढ़ा दो, वो नहीं भी पढ़ाएगा, है ना, बोलेगा भाई अब हम आगे चले कि पीछे चले। तो उन सभी बच्चों के लिए ये बेहतरीन मौका है। अब जो बच्चा इस मौके का लाभ उठाना चाहता है वो वरदान 3.0 बैच से ज्वाइन होके अपनी अभी भी जो समय है उस समय को और अच्छा बेहतरीन बना के अच्छे से पढ़ाई करके 95 प्लस या 90 प्लस ला सकता है। ठीक है, देखो 90 प्लस लाना, 95 लाना या 80 प्लस लाना ये आपके हाथ में होती है, ये आपके हाथ में है। चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो आप नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब इनमें आपको बेटा दिया क्या जा रहा है, 1 शॉट रिवीजन विथ माइंड मैप। ठीक है, इसके साथ साथ डेली लाइव क्लासेस हैं, लाइव डाउट क्लासेस हैं, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑनलाइन वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल है, यानी बुकलेट प्रोवाइड किया जाएगा। मान लो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बुक भी खरीदने में असक्षम है तो वो बुक को भी खरीद सके, है ना, उनको ना खरीदने की जरूरत पड़े, उनकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन हो सके। ठीक, इसके साथ साथ कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर और सभी विषय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी सारे विषय पढ़ाए जाएंगे भाई, ध्यान देना, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। तो ये आपके पास एक बेहतरीन मौका है। ठीक है, तो जो भी बच्चा अब से भी जुड़ के 95 प्लस लाना चाहता है, 90 प्लस लाना चाहता है, तो आज से ही संकल्प बना लो, नहीं मुझे इस बैच को ज्वाइन करने हैं और ज्वाइन करने के साथ साथ भाई मुझे 10 घंटे देने हैं। कितने घंटे भाई? 10 घंटे। 10 घंटे तुम्हें देना पड़ेगा, 10 घंटे तुम्हें यहाँ पे देना पड़ेगा, बाकी कम से कम, है ना, कम से कम 3 से 4 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी देनी पड़ेगी। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको कैसे दे पाओगे। ओके, अब इस बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो 9305771375 इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, अंतिम मौका है भाई, छोड़ना नहीं, ये लास्ट मौका है और ये जो चीज दी जा रही है ये आपको और कहीं मिलना मुश्किल है। ठीक है, अब आपको जो पढ़ाएंगे कितने टीचर, है ना, इन टीचर के भी चेहरे को देख लो कि कौन कौन से सर और मैम आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना। सोचो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जब इतने सर और मैम लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? बताओ कौन कौन बच्चा ऐसा है जो करने के लिए रेडी है? देखो मैं हमेशा कहती हूँ बेटा बोर्ड एग्जाम एक बार देने हैं, ध्यान दे लेना, बोर्ड एग्जाम आपको एक बार देने हैं। अगर आपके किसी भी कारणवश अगर आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर कम आ जाता है तो दोबारा आप 12th का एग्जाम देने नहीं जाओगे। आपका मन खुद नहीं करेगा कि नहीं हम वापस से 12th में जाके फिर से एडमिशन लें, फिर से हम एग्जाम दें। तो क्यों ना जो भाई हमारे, देखो कुछ चीजें हमारी जिंदगी में बार बार आती हैं, कुछ मौके हमारे लाइफ में बार बार आते हैं और कुछ ऐसे मौके होते हैं जो हमारे लाइफ में बार बार नहीं आते, है ना, वो जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। तो भाई जो ये खास मौका है उस मौके का क्यों ना हम लाभ उठाएं, हम भी अपने 12th एग्जाम को इतना टॉप कर लें, इतने अच्छे से नंबर पास कर लें कि कोई भी पूछे भाई तुम्हारा नंबर कितना आया था तो हम बड़ी शान से बता सके कि नहीं हमने 12th में इतना नंबर लाया था। और आपको अपने मेहनत पे गर्व होगा और बाकी जो जानेगा, जितने लोगों को पता चलेगा कि नहीं इस बच्चे ने इतने अच्छे नंबर से पास हुआ है तो आपकी मेहनत की भी क्या की जाएगी भाई, सराहना की जाएगी कि नहीं इसने मेहनत की और इतने अच्छे नंबर से पास हुआ। ठीक है, तो आप सभी को भाई इतने सारे सारे मैम पढ़ाएंगी। कितने लोग हैं भाई देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 लोग 10 घंटे, तो 10 घंटे रेडी रहना। ठीक है, और यहाँ पे आपकी हिंदी इंग्लिश यानी जो आपके 12th के सभी सिलेबस, चाहे आपका हिंदी हो इंग्लिश हो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथ है, सभी सब्जेक्ट आपके चलाए जाएंगे। तो आप सभी बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। बहुत ज्यादा अमाउंट में फीस नहीं, नॉर्मल सी फीस है और इतनी छोटी सी फीस है कि अगर तुम दोस्तों के साथ जाओगे तो वो खर्च करना चाहो तो तुरंत खर्च कर दो, नहीं तो
कहते हैं ना बचा बचा के, जो कंजूसी के तौर पे खत्म करना चाहो 2 3 4 दिन खत्म कर दोगे, आने तो उड़ाना चाहो तो इससे ज्यादा तुम दोस्त के साथ खर्च करके आ जाओगे। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चा बेहतरीन मौका है और इस मौके का आप लाभ उठा सकते हैं। तो कौन कौन बच्चा इस बैच में आ रहा है ये आपको कमेंट में बताने हैं कि नहीं मैम हम आ रहे हैं। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर दो। कुछ बच्चे उभर भी रहे होंगे कि मैम आगे चलिए आगे चलिए, तो भाई मैम आपके ही लाभ के लिए बता रही हैं ताकि आप बोर्ड एग्जाम को अच्छे से पास कर जाओ। अब आप सभी बच्चे को दिक्कत होती है मैम ये जो 500 महत्वपूर्ण प्रश्न के पीडीएफ कहाँ मिलेंगे, तो मैं सभी बच्चों के लिए बता दूं कि भाई जिस बच्चे ने बैच को ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी पहले से, तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, इस फ्री कोर्स में जाओगे, फ्री कोर्स को खोलोगे तो ये पेज खुलेगा, तो क्लास 12 पे आप क्लिक कर देना, यहाँ पे आपके सारे पीडीएफ मिल जाएंगी इस क्वेश्चन के। अब जो बच्चे ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो आप प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी आप वहां पर रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद आपको भी यही प्रोसेस करनी है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो अब सीरियस हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, बातें बहुत करनी है। और ये जो सोना बाबू के चक्कर में आप फंसे हो इस चीज से बाहर निकल जाओ। अगर तुम फेल हो जाओगे तो वही जो तुम्हारे सोना बाबू है ना वही आपको साथ नहीं देंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है डिप्थीरिया के लिए, यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए। बताइए, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है डिप्थीरिया के लिए, यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए। तो बताइए बेटा छठा का आंसर क्या होगा? बेटा छठा का आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो टाइफाइड में ट्रिपल एंटीजन टीका का जो यूज होता है वो नहीं होता है। ठीक, अगला, एचआईवी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका, टी कोशिका, एपिथेलियम कोशिका या टी हेल्पर कोशिका? एचआईवी 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 बताइए बताइए, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पे आक्रमण करता है? बी कोशिका पे, टी कोशिका पे, एपिथेलियम कोशिका पे, टी हेल्पर कोशिका पे? बताइए बताइए बेटा किस पे करता है? ये सबसे पहले आक्रमण किस पे करेगा? बी सेल्स, टी सेल, टी हेल्पर सेल या एपिथेलियम कोशिका? तो बेटा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एपिथेलियम कोशिका यानी कि एपिथेलियम सेल्स। चलो नेक्स्ट, मनुष्य में दांत की बीमारी होती है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा या कृमि द्वारा? मनुष्य में जो दांत खाज खुजली जानते हो ना, तो मनुष्य में जो दांत की बीमारी होती है वो होती है जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा या कृमि के द्वारा। तो बताइए, जो मनुष्य है तो मनुष्य में जो दांत की बीमारी होती है वो जीवाणु द्वारा होगी, कवक के द्वारा होगी, विषाणु के द्वारा होगी या कृमि के द्वारा होगी? किसके द्वारा होगी? बताइए बच्चा, सभी बच्चे आंसर बताइए। मनुष्य में दांत की बीमारी होती है तो बेटा आठवीं का आंसर हो जाएगा बी, फंजाई के द्वारा। कवक को हम क्या कहते हैं बेटा? फंजाई, फंगी। तो दांत खाज खुजली जो होगी किसके द्वारा होगी? हमेशा ध्यान देना, फंजाई यानी कवक के द्वारा। नेक्स्ट, एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। एक कुंडली डीएनए, एक कुंडली आरएनए, द्विकुंडली डीएनए, द्विकुंडली आरएनए। बताइए, एड्स विषाणु का, एड्स वायरस का, जो एड्स का वायरस है उसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है? एक कुंडली डीएनए यानी कि डीएनए की एकल श्रृंखला या आरएनए की एकल श्रृंखला या डीएनए की डबल श्रृंखला या आरएनए की डबल श्रृंखला? तो बताइए एड्स का क्या होगा? एड्स का क्या होगा बच्चा? एड्स एड्स बताओ, कोई भी बंदा एड्स से ग्रसित है तो एड्स में जो वायरस होगा उस वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या हो जाएगा? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? तो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विकुंडलिनी आरएनए। देखो, अक्सर करके कोई भी जीव है, सभी जीव का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जिनके आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। इसी तरह जो एड्स का विषाणु है उसका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है और वो भी आरएनए कैसा? डबल हेलिक्स यानी कि द्विकुंडलिनी। ठीक, नेक्स्ट, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है?
क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क द्वारा। तो बताइए क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा या संपर्क के द्वारा? तो बेटा क्षय रोग का बताओ। तो 10वीं का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हवा के द्वारा। क्षय जो रोग है उसका संक्रमण हवा के माध्यम से यानी एयर के माध्यम से फैलता है। वो जल के द्वारा नहीं होगा, किसी भी कीट के द्वारा होगा, संपर्क के द्वारा भी नहीं होगा, होगा किससे? एयर यानी हवा के द्वारा। किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा। अगला, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। बहुत ही बड़ा इजी क्वेश्चन है और यही इजी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बड़े ही अच्छे नंबर लाएंगे, लेकिन आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तब। अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो यही नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर देके जाएंगे, यही सारे प्रश्न देके जाएंगे। और अगर हल्के में ले लिए, एक बच्चे का मुझे कमेंट था, कोई बच्चा किया था, अरे यार बोर्ड एग्जाम पास आ गया, कोई ऐसा टीचर नहीं मिला कि जो हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सके या बहुत अच्छे से पढ़ा सके। तो भाई मुझे नहीं पता कि उस क्लास में बच्चा है कि नहीं है, लेकिन बेटा मैं ये बता दूं कि गलती टीचर्स की नहीं है, गलती आपकी है। ये आपने इतने समय को गवा दिया। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने कितने टीचर से पढ़ा और कोई टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ाया। इसका मतलब कि टीचर ने आपको अच्छा पढ़ाया, कमी आप में है कि जो टीचर ने दिया वो आपने नहीं ले पाया, है ना। जो आपके अंदर रखने की कैपेसिटी नहीं हो पाई, आप उस चीज को रख नहीं पाए, यानी आपके अंदर रखने की क्षमता नहीं है। रखने की क्षमता क्या नहीं है भाई? जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, जो आपको गाइड किया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है, जो आपको दिया जा रहा है, ये आपके पास वो रखने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ, आपके मन में जरूर है मुझे अच्छे नंबर लाना है, मुझे अच्छे नंबर से पास होना है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो। देखो मैं क्या बोलती हूँ बेटा, कहने और करने में फर्क होता है। कुछ बच्चे बहुत कहते भाई हमें बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाना है, मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है, और दिक्कत किसी और में नहीं होती, दिक्कत उस बच्चे में ही होती है। कहीं ना कुछ ना कुछ गलतियां करता है, जो वो कहता वो कर नहीं पाता। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते नहीं बल्कि करके दिखाते हैं। बताओ ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? जो कहते नहीं करके दिखाते हैं। तो बताओ कहने और करने में फर्क हुआ कि नहीं? कह के करने वाला बड़ा कि बिना कहे करने वाला बड़ा? बताओ कौन बड़ा होता है ना? बताओ समझदार कौन होता है? तो निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया? तो बेटा ऑप्शन नंबर डी यानी सिफिलिस जो होता है ये यौन संचारित रोग है। यौन संचारित रोग का मतलब होता है वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन क्रिया के द्वारा या संभोग के द्वारा या लैंगिक संपर्क के द्वारा संचारित होते हैं। वे क्या कहलाते हैं? यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। बुचेरिया ब्रैक्ट ठीक है, ब्रैक्टाई मनुष्य में फाइलेरियसिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है। बुचेरिया ब्रैक्टोफटाई मनुष्य में बैक्रोक्टाई मनुष्य में फाइलेरियसिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है। प्रोटोजोआ से, जीवाणु से, विषाणु से या हेलमिंथेस से? बताइए 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किससे संबंधित है? प्रोटोजोआ से है, बैक्टीरिया से है, वायरस से, हेलमिंथेस से? बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेलमिंथेस से। किससे संबंधित है? ये जो बुचेरिया ब्रैक्टाई है, ये जो फाइलेरियसिस रोग होता है, जिसको हम हाथी पांव कहते हैं, जिससे जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसके एक अंग है ना, या तो हाथ हो गया या तो पैर हो गया, वो बहुत ज्यादा अनियमित वृद्धि हो जाती है। वो क्या होता है? हाथी पांव, है ना, गद्देदार हो जाते हैं। नेक्स्ट, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से सबसे ज्यादा हमारा अंग जो है वो कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, आंतप्लीहा। फेफड़ा, यकृत, आंतप्लीहा। तो बताइए कौन सा जो बहुत ज्यादा हम अल्कोहल वाली पदार्थों का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करेंगे, तो ये अल्कोहल लेने से हमारा कौन सा अंग जो होगा वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? तो बेटा कौन सा होगा? यकृत यानी जो लीवर होगा। लीवर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम क्या करेंगे? लेने लगे अल्कोहल। तो इसीलिए भाई देखो अल्कोहल, चाहे अगर आप खैनी खाते हो, चाहे सिगरेट पीते हो, अल्कोहल लेते हो, तो होता भाई शराब पीना हानिकारक है ना।
तमाकू जानलेवा है, तमाकू से कैंसर होता है, ये सारे एड्स हमें मतलब हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। भाई हाँ, नशा है तो ले लो, है ना, झुम बराबर झुम। आ गई नशा तो बस मिलना चाहिए। अब शरीर कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत नहीं हो रही है, कितना हमारे बॉडी को इफेक्ट पड़ा, ये नहीं, बस हमें कुछ क्षण की जो शांति होती है ना, इतनी सी मिल गई, सुकून मिल गया, नशा आ गई, भाई मुझे चाहिए, मिल गया, सुकून मिल गया, खत्म कहानी। फिर वापस से कुछ टाइम बाद नशा आएगी, फिर ले ले। तो कुछ चीजें भाई से बचना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? एल एलिसा का, कल्चर का, रसायनों का, विश्लेषणात्मक का। 14 का बताइए, 14 का क्या होगा? कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कौन से ऐसे प्रयोग हैं जिस प्रयोग से हम बहुत सही से पहचान सकते हैं कि नहीं, क्या है क्या नहीं दिक्कत है? थोड़ा आंसर क्या हो जाएगा? एलाइजा का, एलाइजा का, ठीक है, किसका? एलाइजा का। नेक्स्ट, सिकल कोष का एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संबंधित रोग है, ऑटोसोमल संबंधित रोग है, कमी जनित रोग है, मेटाबॉलिक या कार्यकी या चयापचय संबंधित रोग है? तो बताइए क्या है? सिकल कोष का एनीमिया किस प्रकार का रोग है? बताइए बेटा, लिंग संबंधित रोग है, या ऑटोसोमल संबंधित रोग है, या कमी जनित रोग है, या मेटाबॉलिक या कार्यकी या चयापचय संबंधित रोग है? एक चीज बेटा, मैंने आपको, जब मैं चैप्टर नंबर अभी जो बैच के बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्लास में जो होंगे, उनको मैं अभी हाल में ही पढ़ाई थी कि बेटा एक होता है हमारा बहुप्रभाविता, एक बहुजनी वंशागति होती है, एक बहुप्रभाविता होती है। तो बहुजनी वंशागति में हम क्या देखते हैं? लक्षण एक लक्षण है, एक लक्षण है, और उस लक्षण को निर्धारित करने के लिए जीनों की संख्या अधिक होती है, और ये बहुजीनी कहलाता है ना। लक्षण एक और निर्धारित करने वाले जीन क्या हो, अलग अलग है, वो बहुजीनी वंशागति कहलाती है। बहुजीनी वंशागति यानी बहुत सारी जीन की क्या हो रही है? वंशागति हो रही है। बहुप्रभाविता क्या बोला जाता है? कि जीन एक है और वो कई सारे लक्षण को निर्धारित करता है, जिसे मैंने एक नाम आपको बताया था, ट्रायोसिन। ट्रायोसिन एक प्रकार का अमीनो एसिड है बेटा, ये जो हमारे ब्रेन के कार्य को, हमारे बॉडी में हार्मोन लेवल को, हमारे बॉडी में जो पाचन की क्रिया हो रही है और स्किन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, ये हमारा ट्रायोसिन करता है। जब अगर हमारी बॉडी में किसी भी कारणवश ट्रायोसिन ना बने, ट्रायोसिन की खराबी हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो हमें सिकल कोष का एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये बताइए कि ये कौन सा रोग है? तो मैं आपको बताई थी कि देखो बेटा, कुछ लिंग संबंधित रोग होते हैं। जैसे लिंग संबंधित रोग की अगर हम बात करते हैं तो हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये हमारे लिंग यानी एक्स गुणसूत्र पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो ऑटोसोमल, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल संबंधित रोग, यानी कि ये अलिंग गुणसूत्रों पे निर्धारित होते हैं। तो अलिंग गुणसूत्र कौन होता है भाई? 22वां, है ना, जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होंगे? एक्स एक्स होंगे। तो ये एक सिकल कोष का एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो सिकल कोष का एनीमिया जो है ऑटोसोम संबंधित रोग है। क्या है? अलिंग गुणसूत्र संबंधित रोग है। चलो नेक्स्ट, बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए। तो 16 का भी हो जाएगा टाइफाइड के लिए। अगर हमें टाइफाइड रोग की जांच करनी होती है तो हम क्या करते हैं? बिडाल टेस्ट करवाते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं? यानी बिडाल परीक्षण करवाते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें मलेरिया टाइफाइड है कि नहीं है। ठीक, चलो, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? टीएमबी द्वारा, साल्मोनेला द्वारा, माइकोबैक्टीरियम द्वारा, मोनोसिस्टिस द्वारा। तो कुष्ठ रोग, है ना, ये जो कुष्ठ रोग है एक प्रकार का, ये कुष्ठ रोग होता है टीएमबी यानी टोबैको मोजैक वायरस द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, माइकोबैक्टीरियम द्वारा, या मोनोसिस्टिस द्वारा। तो किसके द्वारा? 17 का आंसर बताओ। 17 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, आर, डी बेटा क्या होगा? 17 का आंसर बताओ कि 17 का आंसर क्या होगा? टीएमबी द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, माइकोबैक्टीरियम द्वारा, या मोनोसिस्टिस द्वारा। तो 17 का बटा सी हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम द्वारा। माइकोबैक्टीरियम द्वारा कुष्ठ रोग होता है। तो कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो जो कुष्ठ रोग हो रहा है ये माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट,
मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संकरण अवस्था क्यों होती है, क्या होती है, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट या क्रिप्टोजोइट या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण की जो अवस्था होती है, ध्यान देना, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ का सदस्य है और इस प्लाज्मोडियम की वजह से ही हमें मलेरिया रोग होता है, यानी जो मलेरिया बुखार है ये मलेरिया बुखार हो जाता है। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, क्रिप्टोजोइट, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्पोरोजोइट होती है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि जो स्पोरोजोइट होती है ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट, रेट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है। रेट्रो विषाणु जो होता है वो निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है, सिफिलिस का, एड्स का, फाइलेरिया का, ए और बी दोनों का। तो बताइए रेट्रो, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बेटा 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा एड्स, यानी कि जो रिट्रो विषाणु है, रिट्रो वायरस है या रियो वायरस है, निम्नांकित में से किस बीमारी को रोगजनक है, तो ये क्या है, एड्स का है। रोगजनक का मतलब होता है भाई रोग फैलाने वाला, रोगजनक, रोगवाहक। ठीक है, रोगजनक हो गया, रोगवाहक हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं, रोग फूक फैलाने वाले होते हैं, है ना, क्या करते हैं, रोग को फैलाने का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कैंसर कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं। तो निम्नांकित में से कौन सी कैंसर कोशिकाएं हैं, निम्नांकित में से कौन सी कैंसर कोशिकाएं हैं, बताइए, प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं या टी कोशिकाएं। अब इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे कमेंट में आंसर लिखेंगे कि निम्नांकित में से कौन सा कैंसर कोशिकाएं हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी। अब इस क्वेश्चन का सभी बच्चे को आंसर देना है कि मैम राइट आंसर ये होगा, और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आपको जवाब यहाँ नहीं कमेंट बॉक्स में जाके देना है, कि जहां पे मैं भी बाद में देख सकूं कि नहीं कितने बच्चों ने सही दिया है, कितने ने गलत दिया है। ठीक, ओके, तो ये 20वें क्वेश्चन का आपको आंसर लिखने हैं। ये तो हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आता है। अब 1 नंबर से तो काम नहीं चलेगा ना, अगर आप 1 नंबर की तैयारी कर लेते हो तो क्या आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की, ये आपको तैयारी करनी है। तो भाई 4 नंबर 5 नंबर के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आइए चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चा क्या पूछ रहा है, हाथी पांव रोग के रोगजनक यानी कारक जीव। कारक जीव का मतलब क्या होता है भाई, जो रोग फैलाने वाला, क्या होता है, कारक जीव को हम क्या कहते हैं, रोग फैलाने वाला। तो संक्रमण के कारण तथा लक्षणों को लिखे, यानी जो हाथी पांव रोग हो जाता है, हाथी पांव रोग जनक के संक्रमण के कारण लिखे तथा इसके लक्षण को लिखने हैं। तो सभी बच्चे का आंसर मुझे अब दिखने चाहिए कि इसका लक्षण क्या होगा, कारक क्या होगा और रोग जनक क्या होगा। बताइए बेटा, बताइए बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बच्चे का आंसर मेरे को दिखने चाहिए कि मैम ये आंसर होता है, बताओ। तो बेटा हाथी पांव, किसकी हम बात करते हैं, हाथी पांव। ये हाथी पांव क्या है, बताओ। आंसर में क्या लिखोगे भाई, हाथी पांव जो है, हाथी पांव जो है ये किसके द्वारा होगा भाई, एस्क्रिएसिस, है ना, क्या हो जाएगा, हाथी पांव किसके द्वारा होगा, वूचेरिया बैनक्राफ्टी। क्या होगा, इसका रोग जनक क्या होगा, रोग जनक वूचेरिया बैनक्राफ्टी, बैनक्राफ्टी। ठीक है, और ये जो वूचेरिया बैनक्राफ्टी है ये किस संघ का जंतु है भाई, ये हमारा है हेलमेंथीज का, हेलमेंथीज संघ का ये प्राणी है। इसकी वजह से, ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, संक्रमण का कारण क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। ये हाथी पांव संक्रमण का कारण,
संक्रमण जो होगा तो संक्रमण होगा वो किसके द्वारा, मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। क्यूलेक्स, मैंने क्या बोला बेटा कि कोई भी जो बीमारी हो रही है अगर मच्छर के द्वारा होती है तो वो फीमेल के द्वारा, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होती है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये रोग हो जाएगा। और ये तृतीय अवस्था है ना, तृतीय अवस्था के माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का संक्रमण है। ठीक है, क्या होगा, माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रोफाइलेरिया। अभी आपको सही आंसर लिखने हैं। माइक्रोफाइलेरिया संक्रमण का तृतीय तृतीय अवस्था है। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या हो जाएगी बेटा, लक्षण क्या होगा, पेट में दर्द होगा, है ना, या हम बात करें हाथ पैर वक्ष भुजा आदि में शोथ। ठीक है, क्या होगा, अगर लक्षण देखोगे तो हाथ पैर वक्ष एवं भुजा में शोथ, है ना, जो हमारी भुजाएं होती हैं उस भुजा में क्या होगा, शोथ होगा। और रात्र के टाइम में, है ना, रात के टाइम में क्या होगा, ठीक है, शोथ, और साथ ही रात्रि में अत्यधिक दर्द के साथ बुखार आना। ठीक है, और क्या होगा, रात्रि में अत्यधिक दर्द के साथ, ठीक है, अत्यधिक दर्द के साथ बुखार आना, दर्द के साथ क्या आएगा, बुखार आना। तो ये बेटा क्या है, इसके लक्षण हैं। यानी कि ये जो हाथी पांव है ये किसके द्वारा होगा, वूचेरिया बेनक्राफ्टी, और किसके काटने से, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। और ये इसकी तृतीय अवस्था जिसकी संक्रमण की जो होती है, तृतीय अवस्था यानी माइक्रोफाइलेरिया के संक्रमण के द्वारा होता है। लक्षण क्या दिखेगा, हाथ में पैर में वक्ष में एवं भुजा में शोथ हो जाएगा यानी सूजन हो जाएगी। आप देखते हो ना किसी किसी बंदे को कि उनका अचानक एक पैर तो नॉर्मल होता है लेकिन एक पैर बहुत, जैसे हाथी पांव, जैसे ना हाथी के पैर कैसे होते हैं भाई, गद्देदार मोटे होते हैं, तो हाथी के पांव के दरे मोटे हो जाते हैं। ठीक, और भुजा भी किसी किसी का एक हाथ नॉर्मल है और एक हाथ जो उनका क्या हो गया, मोटा हो गया, सूजन होगी। इसी तरह वक्ष हो गया, है ना, तो बहुत सारी दिक्कत होती है और अक्सर करके बहुत ज्यादा दर्द के साथ, रात्रि में अत्यधिक दर्द के साथ क्या आते हैं, बुखार आते हैं यानी कि फीवर आते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये बटा है संक्रमण के कारण। अगला, एस्क्रेस्ता रोग के रोगजनक यानी कारक जीव, संक्रमण के कारण तथा लक्षणों को लिखे। अब एस्क्रेस्ता, ये एस्क्रेस्ता क्या होता है, ये जो एस्क्रेस्ता रोग है इसके कारण क्या है, संक्रमण के कारण क्या है, ये सारी चीजें आपको बतानी। तो देखो रोगजनक की बात करेंगे भाई तो क्या होगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकवाइस। ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्री क्वाइट्स, ये क्या है, स्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स क्या है भाई, रोगजनक है। क्या है, इसकी रोगजनक है। इस स्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के द्वारा क्या होता है, एस्क्रेस्ता होता है। क्या होता है, एस्क्रेस्ता होता है। ठीक, संक्रमण के कारण बात करें तो द्वितीय अवस्था में रैबिडिटी फार्म लार्वा संक्रमित भोजन पेयजल द्वारा, ठीक है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, यानी संक्रमित भोजन और संक्रमित जल द्वारा। ठीक है, संक्रमण लिख सकते हैं, संक्रमण में क्या लिखेंगे, संक्रमण क्या होगा, संक्रमित भोजन, संक्रमित भोजन एवं पेयजल द्वारा, यानी कि जो पीने वाला जल होगा उस जल के द्वारा क्या होगा, इसका संक्रमण होगा। इसको एस्क्रेता को एस्क्रेसिस कहते हैं। ठीक है, जल के द्वारा होगा। पेट में दर्द, एनीमिया, उल्टी, अपेंडिसाइटिस, मिचली इत्यादि। लक्षण क्या होंगे,
लक्षण क्या लिखोगे? पेट में दर्द, है ना, क्या होगा? पेट में दर्द होगा, उल्टी होगी, मिचली आना, मिचली आना, ईटीसी। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके लक्षण हो जाएंगे। ठीक। तो जो स्क्रिएसिस होता है, एस्क्रिएसिस में क्या होगा? रोगजनक क्या होता है? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स होता है। संक्रमण क्या होगा? संक्रमित भोजन, पेयजल के द्वारा। लक्षण क्या होगा? पेट में दर्द, उल्टी आना, मिचली आना। ये बहुत सारी क्या होती हैं? दिक्कत यानी प्रॉब्लम सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रेक्स रोग पर संक्षिप्त नोट लिखे। एंथ्रेक्स रोग, अब ये एंथ्रेक्स रोग क्या होता है? तो एंथ्रेक्स रोग पर संक्षिप्त नोट लिखिए। देखो, अब एंथ्रेक्स रोग की बात करें बच्चा, तो यह एक गंभीर रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। तो आप क्या लिखोगे? यह एक गंभीर रोग है। यह एक गंभीर, ठीक है, यह एक गंभीर रोग है जो बैसिलस बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है, जो बैसिलस एंथ्रेक्स, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस नामक, ठीक है, नामक जीवाणु के, नामक जीवाणु के संक्रमण, जीवाणु के संक्रमण से, ठीक है, जीवाणु के संक्रमण से होता है। क्या होगा? जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक। तो यह एक गंभीर रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है और यह प्रायः पालतू गाय, ठीक है, यह प्रायः पालतू गाय, भैंस, है ना, बकरी इत्यादि में होता है और फिर इन पशुओं के संपर्क में रहने से मनुष्य में भी बीमारी फैल जाती है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? यह प्रायः, या यह रोग प्रायः, यह रोग प्रायः पालतू गाय, है ना, पालतू गाय, भैंस, बकरी, बकरी इत्यादि में, ठीक है, इत्यादि में होता है। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ मनुष्य के संपर्क में रहने की वजह से, ठीक है, साथ ही साथ फिर इन पशुओं के संपर्क में रहने से, ठीक है, साथ ही साथ इन पशुओं के संपर्क में रहने से, संपर्क, है ना, संपर्क में रहने से मनुष्य में भी, ठीक है, मनुष्यों, है ना, मनुष्यों में भी फैलते हैं। ठीक है, मनुष्यों में भी क्या करते भाई? फैलते हैं। कौन सा रोग फैलता है? एंथ्रेक्स रोग फैलता है। ठीक है, लक्षण की बात करोगे भाई तो लक्षण में क्या होगा? श्वास द्वारा संक्रमण, संक्रमण में सर्दी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, परंतु आहार नाल द्वारा संक्रमण होने पर उल्टी, दर्द, भूख, ठीक है, भूख में कमी तथा आंत में खून की उल्टी आती। यानी लक्षण की बात कर देंगे आप, लक्षण की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखोगे भाई? सर्दी हो जाएगी, है ना, सांस लेने में, श्वास लेने में, श्वास लेने में
दिक्कत, ठीक है, ठीक है। आहार नाल में दिक्कत आएगी, आहार नाल में दिक्कत आएगी। तो आहार नाल में जब दिक्कत आएगी तो क्या होगा, उल्टी होना, ठीक है, उल्टी होना, ठीक, भूख में कमी आना, ठीक है, भूख में कमी, और ठीक है, भूख में कमी, भूख में कमी के साथ साथ क्या हो जाएगा, आंत से खून की उल्टी होती है, ठीक है, भूख में कमी तथा आंत से, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब उल्टी करते हैं तो उल्टी के दौरान हमें क्या निकलने लगते हैं भाई, ब्लड आते हैं, तो आंत से खून की उल्टी, ये आप संक्षिप्त नोट्स लिख दोगे, खून की उल्टी, ठीक है, होती है। तो क्या लिखा बेटा आपने, यह एक गंभीर रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह रोग प्रायः पालतू गाय, भैंस, बकरी इत्यादि में होती है। तो भाई जब हम किसी भी गाय को पालते हैं या किसी भी बकरी को पालते हैं या किसी भी भैंस को पालते हैं, तो हम उस गाय भैंस बकरी की सेवा करते हैं। तो भाई सेवा जब हम करेंगे तो उसके संपर्क में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जब हम उसके संपर्क में चले जाते हैं तो इस रोग से हम भी ग्रसित हो जाते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं, सर्दी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, आहार नाल में दिक्कत हो जाती है, जिससे उल्टी हो जाना, भूख में कमी आना, और उसके साथ साथ आंत से खून की उल्टी होना, ये सारे इसके क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं, यानी कि लक्षण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं लक्षण यानी सिम्टम। आगे देखते हैं एंटीजेन तथा एंटीजन, ठीक है, एंटीजेन तथा एंटीबॉडी में क्या अंतर है भाई। एंटीजन, एंटीजन पूछ रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या अंतर है, प्रतिजन और प्रतिरक्षा। एंटीजन को प्रतिजन कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिजन, ये होता है ना, देख लेना कंफ्यूजन है, इसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षा, है ना, प्रतिरक्षा भाई, जो हमारी शरीर की क्या करे भाई, जो हमारे बॉडी की क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो एंटीजन और प्रतिरक्षा में क्या अंतर होते हैं, बताइए। एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या अंतर है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी, देखो कभी कभी आप देखते हो, आप ये चीज ने सुना होगा, हाँ अच्छा सुना होगा, कोरोना काल में, है ना, आप कोरोना नहीं ना है, आपके टाइम में कोरोना नहीं है ना, तो कोरोना टाइम में क्या हो रहा था, कोरोना के जब टाइम था तो कोरोना काल में ये हो रहा था कि हमें वैक्सीन लग रही थी, है ना, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, भाई जब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं हो पाएंगे, जब हमें वैक्सीन नहीं लगेगी, हम एग्जाम नहीं दे पाते थे, है ना। एग्जाम के टाइम में भाई वैक्सीन वाला जो भाई क्या था, कार्ड था, जो भी फोटो कॉपी प्रिंट आउट निकलवा के लेके जाना पड़ता था, कहीं भी सफर करना है तो ये वैक्सीन वाला कार्ड चाहिए कि बंदे को वैक्सीन लगी कि नहीं लगी है, तो ये लगवाना जरूरी था। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वह बाह्य कण है, ठीक है, एंटीजन वह सूक्ष्म कण है जो हमारे बॉडी में प्रविष्ट कराए जाते हैं। क्या लिखोगे, एंटीजन वह सूक्ष्म कण है जो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में प्रविष्ट कराए जाते हैं, प्रविष्ट कराए जाते हैं, ठीक है। एंटीजन वह सूक्ष्म कण है जो हमारे बॉडी में प्रविष्ट कराए जाते हैं, और ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, ये प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का क्या करेंगे भाई, संश्लेषण
तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करेंगे? प्रोटीन का फॉर्मेशन, है ना, तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होगी भाई? तो क्या लिखोगे कि जो प्रोटीन का संश्लेषण है एंटीजन के द्वारा, एंटीजन के द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। ये है भाई अंतर, एंटीजन और एंटीबॉडी। यानी कि देखो, जब हमें हमारे, देखो ये ऐसा सूक्ष्म कण होता है जो निष्क्रिय है, जीवित है, सजीव जो भी है, ये हमारे बॉडी में प्रविष्ट कराए जाते हैं। जब ये हमारे बॉडी में डाले जाते हैं तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है, और यही प्रोटीन क्या कहलाती है? एंटीबॉडी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एंटीबॉडी कहलाती है। अंतरजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। अंतरजात प्रतिरक्षा पे प्रकाश डालें कि ये अंतरजात प्रतिरक्षा क्या होती है। अंतरजात प्रतिरक्षा पे प्रकाश डालें। इन्नट इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं? इन्नट इम्यूनिटी, इन्नट यहां लिखो ना, इन्नट इम्यूनिटी ना, अंतरजात प्रतिरक्षा कहते हैं इंग्लिश में इन्नट इम्यूनिटी। तो अंतरजात प्रतिरक्षा पे प्रकाश डाले। तो देखो, यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में जन्मजात होता है और अतः पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करने में हासिल होती है। यानी कि देखो, ये खास इन्नट, अंतरजात, है ना, अंतरजात यानी जन्मजात। देखो बेटा, मैंने आपको जब ये चैप्टर में पढ़ा रही थी, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो जाके पढ़ लेगा। मैं एक चीज बताई थी कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है उपार्जित और एक होती है जन्मजात। एक्वायर्ड होती है, इन्नट होती है। इन्नट का मतलब हो जाएगा भाई, इन्नट इम्यूनिटी यानी कि अंतरजात, जो हमारी जन्मजात है, जो हम इसको नहीं बना रहे, इस चीज को हम नहीं बना रहे हैं, ये हमारी बॉडी में बनी बनाई हुई है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो क्या लिखोगे भाई, जब इस पे आपको इस तरह क्वेश्चन आएगा, आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे बेटा कि यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में जन्मजात होता है। पहले क्या लिखोगे? यह खास तरह का, यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में, जो जीवों में सॉरी, जो जीवों में जन्मजात, ठीक है, जो जीवों में जन्मजात होता है, ठीक है, जो क्या है, जो जीव में जन्मजात होता है, ठीक है। और जन्मजात होने के साथ साथ क्या है बच्चा, ये अतः पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। और यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अतः पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। ठीक है, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। क्या करेंगे? जाते रहते हैं। क्या करेंगे भाई? पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं? जाते रहते हैं। जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, और क्या करेंगे? ये यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने,
ठीक है। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में, हमारे शरीर में बाह्य कारकों के, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रभावित, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने, ठीक है, बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने, इसके सामने होगा ना, कि सामने रोध की तरह, रोध की तरह खड़ा होते हैं, खड़ा होते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। तो भाई ये निम्न प्रकार के होते हैं, तो ये निम्न प्रकार के कौन है? तो जो क्या है, निम्न प्रकार के होते हैं। तो ये जो निम्न प्रकार के हैं, ये निम्न प्रकार के हैं कौन? एग्जाम्पल, भौतिक रोध, कार्यकी रोध और कोशिकीय रोध। तो कितने होंगे, क्या क्या लिखोगे? रोध के बारे में, रोध के प्रकार, रोध, बैरियर, बैरियर के प्रकार। तो ये जो रोध होते हैं, ये 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले हमने बात क्या की? भौतिक रोध, भौतिक रोध। भौतिक रोध को हम क्या कहते हैं? फिजिकल बैरियर। क्या कहेंगे भाई? फिजिकल बैरियर। दूसरा कार्यकी रोध, कार्यकीय रोध, है ना। और तीसरा क्या है? कार्यकी, भौतिक कार्यकी। और तीसरा हो जाता है कोशिकी रोध, है ना। तीसरा क्या होगा? कोशिकी। अब हम कोशिकी, पहले भौतिक रोध की बात करेंगे, यानी फिजिकली रोध हमारे बॉडी में क्या है। एग्जाम्पल में क्या रखोगे भाई? त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली। क्या होगा? त्वचा एवं म्यूकस झिल्ली। इसमें क्या होगा? त्वचा एवं म्यूकस, म्यूकस झिल्ली। आपने कभी सुना भाई, हमें कोई भी जो रोग फैल रहे हैं, है ना, हमें टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, है ना, प्लाज्मोडियम हो गया, बहुत सारे, है ना, जितनी भी बीमारी हो गई, ये लैंगिक संपर्क के द्वारा फैल गई, है ना। हमने, कोई ग्रसित व्यक्ति ने दूसरे स्वस्थ महिला या मान लो एक पुरुष है, वो ग्रसित है ना, यौन संचारित रोग से, स्वस्थ महिला के साथ का क्या कर ली? मैथुन की क्रिया कर ली, वो भी महिला ग्रसित हो गई। अब वो ग्रसित महिला किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ कर ली, तो वो व्यक्ति, वो पुरुष क्या हो गया? ग्रसित हो गया। तो ये क्या हो गया भाई? फैलने वाला है। और लेकिन त्वचा, अगर देखो सबसे ज्यादा अगर खुला हुआ भाग हमारा बॉडी क्या है? त्वचा है ना। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी के संपर्क में कौन आता है? त्वचा आता है। लेकिन बहुत ज्यादा कम चांस में त्वचा के माध्यम से हमें रोग फैलते हैं। तो ये भौतिक रोग, यानी त्वचा या म्यूकस झिल्ली जो होगी, ये हमें जन्मजात है, इन्नट है। कुछ रोग हमें जन्मजात मिले हैं, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा में कार्य करते हैं। तो भौतिक रोग में त्वचा या म्यूकस झिल्ली होती है। बात समझ में आ गई? कार्यकी रोग की बात करेंगे तो पित्तरस, जठरस इत्यादि। क्या होगा? पित्तरस, जठरस इत्यादि। कार्यकी रोग में पित्तरस, पित्तरस, जठरस, है ना। भोजन हम खाते हैं, भोजन का पाचन होता है, बताओ। जो भोजन हम खाते हैं, उस भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। जब उस भोजन का पाचन ना हो, तो क्या हमारे बॉडी की कोई क्रिया हो पाएगी? आपने भोजन खा लिया, ऐसा तो नहीं होता ना कि ना आपने सुबह भोजन खा लिया, शाम को नहीं खाते हो, या सुबह खा लिया, दोपहर में नहीं खाते हो, नहीं ऐसा होता ना। हम खाते जाते। बंदा किस लिए कमा रहा है? हम इतनी पढ़ाई, इतनी पढ़ाई, इतनी हार्डवर्क, इतनी मेहनत, या जो हम कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए?
पेट के लिए, तन को ढकने के लिए, और पेट को खाने के लिए, है ना, खाने के लिए और पहनने के लिए। यही दो चीज के लिए, यही हमारे जीवन का, देखो हम कितना खा जा रहे हैं भाई, डेली का डेली खा रहे हैं, पहन रहे हैं। तन को ढकना है और हमें अपनी जीविका को चलाना, यानी पेट में जो भूख है भाई उस भूख को मिटाना है। इसके लिए हम बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत करते हैं। आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो भाई? पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा रहने की व्यवस्था करोगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी, इसीलिए कर रहे हो ना, बोलो, इसीलिए कर रहे हो ना। तो कुछ कुछ जो हमारी, ये हम क्या करेंगे, ये जो हम कार्य हैं इसको उपार्जित करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बैरियर होते हैं, जो रोध होते हैं, वो हमारे बॉडी में पहले से उपस्थित होते हैं, पहले से ही प्रविष्ट होते हैं, तो वो प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। पितरस का, जठरस का कार्य क्या है भाई? हमारे भोजन का पाचन करना। भोजन नहीं पचेगा, भोजन जब पचेगा तभी तुम दूसरा भोजन खाएंगे। भोजन नहीं पचेगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, लीवर में दिक्कत आ जाएगी, आंत में दिक्कत हो जाएगी, हाँ ना, जो नलिका है होती है उसमें दिक्कत आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये कार्य की रोध होता है। कभी कभी आंख भी हो सकता है, आंख, अचानक हमारे आंख में कुछ चला गया, अचानक से जब हमारे आंख में कुछ चला जाता है तो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते भाई? हमारे आंख से आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? जैसे ही आंसू निकला, जो भी बैरियर है ना, जो भी रोगजनक है वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमारे आंसू में ही, जो हमारे आंसू है, उसमें भी कुछ एंजाइम्स होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिसके वजह से वो रोग को मारने का कार्य करते हैं। म्यूकस झिल्ली की बात की भाई, ये हमारा जो नासा छिद्र है, नासा में हमेशा गीला गीला होता है। तो क्या इसको हमने उपार्जित किया? तो आपने बनाया, मैंने बनाया, या किसी और ने बनाया? नहीं ना, ये हमारे बॉडी में पहले से ही है। क्या है? ये हमारे बॉडी में पहले से ही उपस्थित है। तो जो पहले से, उसको इन नट कहते हैं, यानी कि अंतर्जात कहते हैं। अब कोशिकी रोधकी कहते हैं, जैसे न्यूट्रोफिलस और मोनोसाइट्स। क्या करोगे? न्यूट्रोफिलम, फिलस, न्यूट्रोफिलस, न्यूट्रोफिलस और मोनोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिलस और मोनोसाइट, ये हमारे कहाँ है भाई? डब्ल्यूबीसी है। ब्लड हमारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी जो श्वेत रक्तधातु होती है, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में कार्य करती है। हमारे बॉडी में कोई भी रोगाणु आएगा, उस रोगाणु को मार के उसको नष्ट करने के लिए नष्ट करेगी और हमारे बॉडी की सुरक्षा करती है। तो ये न्यूट्रोफिलस हो गया, है ना, मोनोसाइट्स हो गया, नामक श्वेत कणिका, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? डब्ल्यूबीसी हैं, यानी व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, या जो भी बोलो ना, श्वेत रुधिर कणिका। तो ये कुछ ऐसे रोध होते, यही होती है अंतर्जात, यानी कि यह खास तरह का प्रतिरक्षा उपाय है जो जीवों में जन्मजात होता है, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी ये आते जाते हैं। मानो मानो मेरे आज हम हैं, है ना, हम एक जनक के द्वारा, हमारे जनक कौन है? हमारे मम्मी पापा है। तो हम भी तो फ्यूचर में जनक बनेंगे, हम भी तो अपनी संतति को पैदा करेंगे। तो जो हमारे आंख में आंसू आ रहे हैं, है ना, हमारे बॉडी में जो है, जो हमारा पित्ताशय है और जठर रस है, ये जो रस का स्रावित कर रहा है, तो क्या जो हमारी संतति आएगी उनमें नहीं होगा? होगा ना। तो यही क्या है, एक खास प्रकार का है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये होते बेटा अंतर्जात, जिसको कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट, एलर्जी क्या है? इसके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। एलर्जी ये एक आम शब्द है, ये एक आम शब्द है भाई। कहते हैं ना भाई, हम धूप में नहीं जाएंगे, धूप से मेरे को एलर्जी है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, मैं नहीं जाऊंगा, या मैं नहीं जाऊंगी, एलर्जी है। तो ये एलर्जी क्या है, इसके लक्षण का संक्षेप में वर्णन आपने करना है कि एलर्जी क्या होती है, और इसके संक्षेप में आप वर्णन करो। एलर्जी क्या है? देखो, एलर्जी किसी व्यक्ति में होने वाले अति संवेदनशीलता है। ठीक है, क्या है? एलर्जी क्या लिखोगे? एलर्जी किसी व्यक्ति में होने वाले अति संवेदन, अति
संवेदनशीलता है, अति संवेदनशीलता है। जो किसी बाह्य कारक, ठीक है, जो किसी बाह्य पदार्थ या संपर्क में आने से या उसकी प्रवेश करने से होता है, ठीक है, शीलता है जो किसी जो किसी बाह्य पदार्थ या बाह्य कारक, बाह्य पदार्थ या संपर्क, ठीक है, बाह्य पदार्थ या संपर्क या शरीर में अंदर जाने से या अंदर ले जाने से होता है, अंदर ले जाने से होता है या शरीर में अंदर जाने से होता है ना, ये सही है, जाने से होता है। ठीक, तो ये भाई एलर्जी है। ठीक है, इसके साथ, ठीक है, या जाने से होता है या तो शरीर में अंदर प्रवेश कराने से होता है। भाई सेंटेंस सही होना चाहिए, प्रवेश कराने, ठीक है, प्रवेश कराने से होते हैं, कराने से होता है। ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ को एलर्जन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ को, रासायनिक पदार्थ को एलर्जन, पदार्थ को क्या कहते हैं भाई, एलर्जन कहते हैं, एलर्जन। यानी कि जो एलर्जी को फैलाएगा, जो पदार्थ एलर्जी को फैलाता है उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं, जिससे एलर्जी होती है। ठीक है, एलर्जन कहते हैं और जिससे एलर्जी, ठीक है, क्या होती है, एलर्जी होती है, जिससे क्या हो जाएगी भाई, एलर्जी होती है। जैसे परागकण के द्वारा, धूल के द्वारा, ताप के द्वारा, ठंड के द्वारा इत्यादि। जैसे, ठीक है, जैसे जैसे ताप के द्वारा, ठीक है, जैसे ताप, परागकण, धूल, ठीक है, ताप हो गया, परागकण हो गया, धूल हो गया, ठंड हो गया, है ना, क्या हो गया, ठंड हो गया, और बहुत ज्यादा क्या हो गई, धूप हो गई आदि। ये सारे क्या है भाई, एलर्जन है। देखो, जो एलर्जी को फैला रहे हैं उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक पदार्थ भाई क्या, टेम्परेचर हो गया। कोई कोई बंदा जाता है, ये किसी न किसी के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में ना, बहुत ज्यादा, जो मई जून की गर्मी है, मई जून की तपती जो धूप है, जुलाई की जो तपती धूप है, उस धूप में हम गए और हमें टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है कि हमें दिक्कत आ गई। ठीक, परागकण, परागकण जानते हैं ना, जो पौधे में होते परागकण भाई, जो नरयुग्मक है उसके द्वारा हो गया, ठंड के द्वारा हो गया, है ना, बहुत ज्यादा ठंडी से किसी को दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा गर्मी से दिक्कत होती है, धूल से, है ना, जो धूल उड़ रही है वो एलर्जी के कारण बन गई, है ना, धूप, बहुत ज्यादा धूप है तो भी ये बहुत सारे कार्य होते हैं। अब इसमें क्या होता है, अस्थमा व फीवर, ठीक है, अस्थमा व फीवर एलर्जी के विभिन्न लक्षण, यानी आंख में पानी बहना, छींक आना, नाक से जल श्रावण इत्यादि। ठीक है, जल श्रावण और सांस लेने में दिक्कत इत्यादि। अब इसके लक्षण देखोगे, है ना, इस एलर्जी के क्या है भाई, लक्षण। तो लक्षण क्या होते हैं, छींक आना, है ना, छींक आना, श्वास में दिक्कत, ठीक है, श्वास में क्या हो जाएगी, सांस लेने में क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत के साथ साथ आंख से पानी, है ना, आंख से पानी निकलना, पानी निकलता है कि नहीं कभी कभी, आंख से पानी, ठीक है, और जल, नाक से जल श्रावण,
नाक से जल श्रावण, जल श्रावण इत्यादि इत्यादि। ये सारे क्या होते भाई? सिम्टम्स होते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? सिम्टम्स हो जाएंगे। ये एलर्जी के कारण होते हैं। मान लो किसी को छींक आ रही है ना, मुझे भी अभी भी जस्ट भाई मेरे को आई तो तुम्हें नहीं लगेगा, है ना, तुमको इतना दूर से नहीं लगेगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ हूँ, मेरे पास में कोई व्यक्ति, मैंने छींक दिया, उसको क्या हो जाएगी? एलर्जी हो जाएगी, है ना, कोई रासायनिक पदार्थ गया उसके बॉडी में। ठीक। आंख से पानी आना, किसी किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत आंख से पानी, नाक से पानी निकलना। जब नाक से पानी आते तो नाक ऐसे ऊपर कर देते भाई कि नीचे ना करे, कि नहीं तो पानी टपक ना जाए, है ना, ऐसे दिक्कतें होती कि नहीं? दिक्कतें होती है। तो ये सारे बेटा एलर्जी के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? एलर्जी के लक्षण। नेक्स्ट, एसआईडी यानी सर्वर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज पर नोट लिखे। यस सीआईडी, ये जो डिजीज है, इस डिजीज पे क्या करने हैं? नोट लिखने हैं। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? देखो, यस सीआईडी यानी सर्वर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, है ना, सर्वर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिफिशियंसी डिजीज पर नोट लिखें। ये बेटा देखो क्या है, जो एसआईडी है, ठीक है, एसआईडी एक खतरनाक आनुवंशिक रोग है। ठीक है, क्या है? एससीआईडी क्या लिखोगे आंसर में? आंसर क्या लिखोगे? ध्यान देना, एससीआईडी, है ना, यानी कि क्या है भाई? सर्वर, है ना, सर्वर। चलो भाई तुम इसको लिख लेना, लिखा हुआ है। तो यस आईडी एक खतरनाक, क्या लिखोगे? यस आईडी एक खतरनाक, खतरनाक आनुवंशिक, खतरनाक आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है, खतरनाक है भाई, खतरनाक से बहुत ज्यादा इसका क्या भाई? खतरा है ना। तो खतरनाक आनुवंशिक रोग है। इनमें क्या होता है भाई? ये दो, ठीक है, ऐसे अंग, इनमें क्या होगा? ऐसे पीड़ित व्यक्ति में, क्या लिखोगे आगे? ऐसे पीड़ित, ऐसे पीड़ित, कोई भाई पीड़ित है बेचारा, ठीक है, तो ऐसे पीड़ित व्यक्ति में बी सेल्स, है ना, बी सेल्स यानी बी सेल्स एवं टी सेल्स, टी सेल्स जन्म से ही नहीं होती, जन्म से ही नहीं होती है, नहीं होती है। यानी बी सेल्स और टी सेल्स क्या होती है? जन्म से ही नहीं होती है। तो फलतः व्यक्ति में संक्रमण के खतरा बहुत ज्यादा होते हैं। अतः व्यक्ति में, व्यक्ति में संक्रमण के, व्यक्ति में संक्रमण के खतरा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यानी बेटा जो ये क्या है? यस सीआईडी सर्वर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज जो है, ये एक प्रकार का ऐसा रोग है जिनमें जो व्यक्ति के बी सेल्स और टी सेल्स होती है। कुछ बच्चों को बी सेल टी सेल्स मैं बता चुकी हूँ, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, बेटा जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस, जो थाइमस होती है, ये दो प्रकार की सेल्स को भाई बनाती है, बी सेल्स, टी सेल्स। इसको टी सेल्स को कहते हैं भाई हेल्पर सेल, हेल्पर सेल, है ना, सहायक कोश का। ये जो टी सेल्स होती है, यही टी सेल्स क्या करती है? बी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जब बी सेल्स का फॉर्मेशन करती है तो हमारे बॉडी में जो प्रतिरक्षा होते हैं, है ना, हमारी शरीर में जो प्रतिरक्षा होती है, वो प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षाओं से लड़ने का कार्य करती है। क्या करेगी? जो हमारे बॉडी में प्रतिरक्षाएं होंगी, उस प्रतिरक्षाओं से लड़ने का क्या होगा भाई? कार्य होगा।
देखो जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जब प्रसव की क्रिया होती है, एक बेबी का जन्म होता है, तो भाई बोला जाता है भाई माँ को, बच्चे को पहला दूध पिला दो। क्यों पिलाओ? क्योंकि उस दूध में, उस गाढ़े पीले दूध में कोलेस्ट्रम होता है, जो बेबी को प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। उसकी बॉडी में कोई भी रोगाणु आएगा तो उस रोगाणु से लड़ने की कैपेसिटी देगा, है ना, उस रोगाणु से लड़ने की क्या करेगा, वो क्षमता रखेगा। ठीक, समझ आ गई? प्रतिरक्षा क्या है, इसके कितने प्रकार आ गई भाई? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रतिरक्षा क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं? बताओ, प्रतिरक्षा क्या है और इनके कितने प्रकार होते हैं? प्रतिरक्षा आ गई भाई, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, है ना। ठीक है, ये इम्यूनिटी क्या है और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होती है, यानी प्रतिरक्षा क्या होती है? ठीक है, क्या लिखोगे भाई? कि परपोषी, ठीक है, परपोषी रोग जीवों से लड़ने की क्षमता, ठीक है, परपोषी जीवों से लड़ने की क्षमता या परपोषी के, ठीक है, परपोषी के रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र का के कारण मिली है। ठीक है, क्या लिखोगे? परपोषी, परपोषी, परपोषी की जीव, है ना, रोग कारक, है ना, क्या है? परपोषी की रोग कारक, ठीक है, परपोषी, ठीक है, परपोषी की रोग कारक जीवों से, रोग कारक जीवों से लड़ने की, लड़ने की जो प्रतिरक्षा मिली है, जो प्रतिरक्षा मिली है, उसे प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला सहज प्रतिरक्षा, क्या है? पहला सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, दूसरा उपार्जित, उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज की बात करेंगे, सहज में क्या होगा भाई? सहज प्रतिरक्षा में क्या होगा? जो जन्मजात होगा, जन्मजात। तो जन्मजात में हमने क्या देखा? अभी भौतिक देखा, है ना, क्या देखा? भौतिक देखा, कार्यकी देखा, ठीक है, भौतिक हो गया, कार्यकी हो गया और कोशिकी हो गया। ये हमारी जन्मजात है, हमने इसको उपार्जित नहीं किया, कोशिकी हो गया। तो ये हमारे बॉडी में जन्मजात है, हमने इसको उपार्जित नहीं किया, ये पहले से ही मौजूद है। ठीक, उपार्जित में क्या हो जाएगा? जो बॉडी में प्रविष्ट कराया जाए, जो शरीर में प्रविष्ट कराया जाए। प्रविष्ट का मतलब उपार्जित, यानी हमें भाई कुछ होता है, अगर हमें किसी भी लोहे से चोट लग गई, लोही वाली वस्तु से हमें चोट लग जाती, तो कहा जाता है भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लो, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेंगे सही हो जाएगा। तो हमारे बॉडी में क्या किया गया? वो प्रतिरक्षा डाली गई, है ना, वो हमारे बॉडी में टिटनेस के विरुद्ध, यानी हमारे बॉडी में लोहे से कोई भी कुछ लग गया, तो जो प्रतिरक्षा होगी वो कौन देगा भाई? टिटनेस देगा, है ना, वो टिटनेस से मिलेगा, वो टिटनेस का जब इंजेक्शन लगेगा तो वो हमें सेफ्टी देगा। तो कुछ हमारे बॉडी में पहले से है, कुछ हमारे बॉडी में उपार्जित किए जाते हैं। तो परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की जो प्रतिरक्षा मिली है उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा। ऐसे प्रतिरक्षा जो जन्म से है, यानी भौतिक कार्य की कोष की, ये सहज हो जाएगा, और जो उपार्जित किए जाते हैं वो क्या है? उपार्जित के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट,
लिम्फोसाइट की भूमिका का वर्णन करें, लिम्फोसाइट्स की भूमिका का वर्णन करें। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है, इस लिम्फोसाइट्स की भूमिका का क्या कार्य होता है, ये हमारे बॉडी में अगर है, ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स, ये अगर हमारे बॉडी में है तो इसकी क्या भूमिका होती है, बताइए कौन सी भूमिका को क्या करती है। ठीक है, देखो लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिका है, ठीक है, जिसका प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रुधिर कणिका है, ठीक है, कणिका है जिसका योगदान, जिसका प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या होता है भाई, महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स है, ये एक प्रकार का क्या है, लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का क्या है, आरबीसी है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ये एक प्रकार की क्या है, आरबीसी है, जिसका प्रतिरक्षा में यानी हमारी इम्यूनिटी में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, और ये एंटीबॉडी का निर्माण कर शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, और ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडी का निर्माण करके, ठीक है, एंटीबॉडी निर्माण कर, ठीक है, क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, यह एंटीबॉडी का, यह एंटीबॉडी का निर्माण कर, ठीक है, यह एंटीबॉडी का निर्माण कर, ठीक है, ये हमारी बॉडी में क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो निर्माण कर शरीर के, ठीक है, शरीर के अन्य, ठीक है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है। निर्माण कर शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी क्षमता को, क्षमता को बढ़ाती है। क्या करेगी भाई, रोग प्रतिरोधी जो क्षमता होगी उस क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और एक होता है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, क्या होगा, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है, अगर हम यहाँ पे देखें, है ना, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, तो ये कितने प्रकार के हैं भाई, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक है बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और तीसरा क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। अभी हमने दो चीजें की बात की थी, एक हमने बात की थी बी सेल्स की और एक टी सेल्स की। इस टी सेल्स को हमने क्या बोला था, हेल्पर सेल है। यही टी सेल्स क्या करती है, बी सेल्स का निर्माण करती है। जब बी सेल्स का निर्माण करती है तो बी सेल्स का निर्माण से जो हमारी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में क्या है, पहला है बी लिम्फोसाइट्स, है ना, अगर आप बी लिम्फोसाइट्स की बात करोगे, ठीक, तो ये जो टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स है दो प्रकार के हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। अब अगर निर्माण की विधि देखोगी, है ना, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या होगा, यह अस्थि मज्जा में, यह
अस्थि मज्जा में जो बोन मैरो है ना, अस्थि मज्जा को लिख लो क्या कहते हैं, बोन मैरो, कंफ्यूज मत होना। तो ये बोन मैरो में बनता है, ठीक है, एवं अस्थि मज्जा में ही, ठीक है, अस्थि मज्जा में ही परिपक्व होता है, में ही क्या होगा, परिपक्व है, इधर आजा भाई, क्या होता है, परिपक्व होता है, परिपक्व होता है, ठीक है। अगर टी लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे तो ये कहां बनेगा, ये बनता है, ठीक है, बोन मैरो में, बोन मैरो में बनता है, तो क्या लिखोगे, यह बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है, बनता है, तथा, ठीक है, तथा थाइमस ग्रंथि में, थाइमस, ठीक है, तथा थाइमस ग्लैंड में परिपक्वन होता है, ठीक है, परिपक्वन, हर एक चीज का भाई परिपक्वता आती है, हम मानव है, हमारे भी अंदर परिपक्वता आई। इसी तरह ये अस्थि मज्जा में दो बी सेल्स है, बी लिम्फोसाइट्स है, ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनता है, और इसका परिपक्वन भी कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। टी लिम्फोसाइट से कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनता है, लेकिन इसका परिपक्वन कहाँ होगा, ये अस्थि मज्जा में होता है। 10वां क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया पर नोट लिखे। ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ल्यूकेमिया पर नोट लिखे। ये जो ल्यूकेमिया है, ल्यूकेमिया हम किसे कहते हैं, तो ल्यूकेमिया पे नोट्स आपको लिखने हैं कि ल्यूकेमिया हम किसे कहते हैं। तो बताइए ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया पर नोट लिखें, बताइए। देखो ल्यूकोमिया में आप क्या लिखोगे कि ल्यूकेमिया को रोग, ठीक है, ल्यूकेमिया रोग को, ठीक है, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर भी कहते हैं, ठीक, क्या लिखोगे, ल्यूकेमिया को, आंसर क्या लिखोगे, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर, रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, ब्लड, ब्लड कैंसर, ठीक है, ब्लड कैंसर कहते हैं, है ना। ये जो ल्यूकेमिया है, जो हम ब्लड कैंसर कहते हैं, रक्त कैंसर कहते हैं, इस ल्यूकेमिया को हम क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर के अलावा ल्यूकेमिया भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे रोग के रक्त में श्वेत रक्त कणिका की असामान्य रूप से बढ़ जाती है, ठीक है, ऐसे रोगी के रक्त में, ठीक है, क्या लिखोगे आगे, ऐसे रोगी के रक्त में, ऐसे रोगी के क्या होगा भाई, रक्त में WBC ना, WBC असामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है या संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, असामान्य रूप से संख्या बढ़ जाती है, क्या होगी, असामान्य रूप से संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे में बोन मैरो क्या हो जाती है, विकृत होने लगती है। तो ऐसे में बोन मैरो समझ जाना, अस्थि मज्जा, तो ऐसे में बोन मैरो विकृत, है ना, विकृत का मतलब भाई खराब, नष्ट, ठीक है, तो विकृत होने लगती है, विकृत होने
लगती है। क्या होने लगेगी भाई? विकृत होने लगती है। और ऐसे श्वेत जो WBC होती है, ये शरीर के विभिन्न अंगों को कैंसर युक्त कर देती है और ये खतरनाक कैंसर रोग है। ठीक है, विकृत होने लगती है। तो तो ऐसे WBC, ठीक है, तो ऐसे WBC शरीर के सभी अंगों को, सभी अंगों को कैंसर युक्त कर देती है। सभी अंगों को क्या करेगी भाई? कैंसर युक्त कर देती है, कर देती है। क्या करेगी? कैंसर युक्त कर देती है। और यह एक खतरनाक कैंसर है। यह एक खतरनाक खतरनाक कैंसर है। समझ जाओ भाई, ब्लड कैंसर क्या है और कैसे होता है, वापस से समझो। हम ब्लड कैंसर को कहते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का एक नाम और है, उस नाम को हम कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। इस ल्यूकेमिया में क्या होता है कि ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर कहते हैं। रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर हम क्यों कहते हैं? कहने का रीजन क्या है? क्योंकि इनमें क्या होती है, जो हमारे WBC होती है, देखो हमारे ब्लड में RBC WBC प्लेटलेट्स प्रेजेंट है। तो जो WBC की जो नॉर्मल संख्या होनी चाहिए, जो नॉर्मल उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी अत्यधिक बढ़ जाती है जब बहुत ज्यादा आरबीसी की संख्या बढ़ती है। जैसे ही आरबीसी बढ़ेगी, जो हमारी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा जो होती है वो विकृत होने लगती है। विकृत का मतलब क्या होने लगेंगे? नष्ट होने लगती हैं। और जब ये नष्ट होने लगती है तो ये शरीर के सभी अंगों में को कैंसर युक्त कर देती है और एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक कैंसर है। ये बोला जाता है भाई कि अगर कोई भी कैंसर से ग्रसित हो गया, कोई भी इस रोग से ग्रसित हो गया, तो बचना क्या है? मुश्किल है। ओके, अब आपको कैंसर रोग के निदान पर नोट लिखे। ठीक है, अब ये जो भाई एक क्वेश्चन है कि कैंसर रोग के निदान पर, ठीक है, कैंसर रोग के निदान पर नोट लिखें कि भाई कैंसर रोग के लिए हमें कैसे निदान करने चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन मैं छोड़ी हूँ। ये दो क्वेश्चन आपको लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। अब जो बच्चे वापस से बाद में आए हैं, उन सभी बच्चे को थोड़ा सा मैं वापस से याद दिला देना चाहती हूँ कि इसके पीडीएफ के लिए भाई, पीडीएफ के लिए आपको कहाँ जाना है? पीडीएफ के लिए अगर आपने एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है तो आप फ्री कोर्स में जाओगे, फ्री कोर्स को खोलोगे, यहाँ पे ये इंटरफेस खुलेगा, क्लास 12 पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब जिस बच्चे ने नहीं किया है वो बच्चे एप्लीकेशन यानी अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आप भी यही प्रोसेस करोगे, आपको भी यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। अब है मैम फीस भी लगती है? बिल्कुल नहीं लगती है, एकदम आपको फ्री में दिया जा रहा है। जब आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको लेने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक। और जो बच्चे अभी लेट आए हैं उनको भी वापस से मैं बता देना चाहती हूँ कि भाई कर लो अब से, अब अंतिम मौका मत छोड़ना, है ना? अब लास्ट मौका है, इस लास्ट मौके को हाथ से मत जाने दो। ऐसे बच्चे जो हैं जिनको लगता है कि भाई हमने एकदम पढ़ाई करी ही नहीं है ना, या किए भी हैं तो बहुत थोड़ा बहुत किए हैं, उस तैयारी से हमारा बोर्ड एग्जाम में कुछ होने वाला नहीं है। तो उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहती हूँ कि आप सभी वरदान 3.0 बैच में ज्वाइन हो के अपनी तैयारी को अब से, है ना, जो आपका बीत गया सो बीत गया, है ना, अब जो बीत गया सो बीत गया, तो अब से तैयारी को बेहतरीन बना सकते हो। इसमें आपकी जो तैयारी होगी चैप्टर 1 से शुरू होगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का भाई आगे पढ़ लियो हो, पीछे छूटा है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है ना, कुछ बच्चे का होगा नहीं हमने तो पढ़ ली है, तो जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनका अच्छा खासा क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। इनमें आपको मिलेगा क्या भाई? डेली लाइव क्लासेस है, लाइव डाउट क्लास है, क्लास नोट पीडीएफ है, ऑल एंड वीकली टेस्ट है, स्टडी मटेरियल है। ठीक है, साथ साथ सभी सिलेबस के यानी पूरी जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल का पेपर और सभी विषय पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपके जो 12th में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है ना, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथ, सभी के सभी विषयों की तैयारी आपकी होगी। अब इसको ज्वाइन होने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे। आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो 930577, ठीक है,
और 1375 पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे भी कॉल करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अंतिम मौका है भाई, आपको छोड़ना नहीं है, अब से लग जाओ। ठीक है, आपने कितना पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो आप पीछे छोड़ो, अब से स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब नहीं स्टार्ट करोगे तो फिर आप सोचते रह जाओगे, है ना, जो सोच रहे हो कि अब करेंगे, तो ऐसे ही सोचते रह जाओगे, एग्जाम पास आ जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ आ गई बात। और ये जितनी भी क्वेश्चन है वापस सब ये नहीं कि क्लास में आने के बाद हाँ शकल देख लिए, वैसे तो आप लोगों की आदत होती है पढ़ते कम हो बातें ज्यादा करते हो, तो भाई इसको ईमानदारी से तैयार करने हैं। तो कौन कौन बच्चा भाई इस न्यू बैच में आ रहा है ये आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, और कौन बच्चा रिवीजन करेगा वो भी बताएगा कि नहीं हम रिवीजन करेंगे। ठीक, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी बच्चे को बाय बाय, टेक केयर।